हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बुजुर्गों को बुजुर्गों को भी गुड आफ्टरनून। अरे बुजुर्गों को गुड आफ्टरनून भाई, बुजुर्गों को गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। आज थोड़ी सी मुझे लग रही है तुम लोग सही हो। हाँ ठीक है। एक क्लास नहीं हुआ है? अच्छा होगा। अच्छा बेड रेस्ट पे है। ओके, तबीयत सही नहीं है? चलो। हाँ भाई, जूस वूस पिया है क्या? कई बच्चे तो शॉप पर जूस वूस पीने जाते हैं, अच्छी बात है। कई बच्चे समोसा खाने जाते हैं। चलो बैठो बैठो। करें स्टार्ट। अब एकदम अलर्ट हो जाओ, ठीक है? एकदम अलर्ट। आज मैकेनिज्म तक पहुंचना है, ठीक है? क्या जी? क्या जोर से बोल? कैसे बोलता है? बोले सर आज एनर्जेटिक लग रहे हैं। मैं नाश्ता करके आया हूं, बढ़िया। समझ रहे हो? दो सूजी के और बेसन के ना सत्तू तुम बोलते हो, उसका चीला बना के एकदम। अरे अलग अलग होता है, उसमें बेसन भी डाल रखा है, सत्तू वत्तू माल के उसने जो बनाया ना, बढ़िया बढ़िया बनाया। ठीक है, मतलब एनर्जी है। हाँ बेटा आ जाओ तेजी से। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम एकदम बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। एकदम एकदम बिल्कुल। देखो कल सबसे पहले हमने बात की थी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट सिग्निफिकेंट फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एनसीईआरटी की पहली लाइन। ठीक है भाई, मूवमेंट तो हर कोई करता है ना, प्लांट भी करता है, एनिमल, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है। बट कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट, इधर से उधर मूव, मतलब डिस्प्लेसमेंट का समझ रहे हो ना मेरी बात? हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन। विस्थापन, हाँ। विस्थापन, विस्थापन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ गए ना मेरी बात? आई या नहीं आई? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं मूवमेंट की बात करता हूं तो उसी से कनेक्शन होता है लोकोमोशन का। ठीक है, मैंने बोला भी था सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते, बट सारे के सारे लोकोमोशन मूवमेंट की वजह से ही होते हैं। इसमें कोई डाउट था? सबसे पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अगर मैं मूवमेंट की बात करता हूं तो मूवमेंट में सबसे पहले मैंने अमीवर्डल मूवमेंट की बात की थी। अमीवर्डल मूवमेंट की, एकदम साइलेंट हो जाओ तुम बस, जब भी मैं रिवीजन कराऊं ना, एकदम आंखें बंद करके ब्रेन मैपिंग करके पूरे लेक्चर को ब्रेन में सेट कर लिया करो, मतलब कितना उसका मैपिंग कर लिया करो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, 5 मिनट स्टार्टिंग के होते हैं। ठीक है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट बेटा, है ना? बेटा इधर, तुझसे उम्मीद नहीं है, ध्यान रखियो। ठीक है, हाँ इधर आ जाओ, अब आ जाओ। ठीक है, अब एकदम एकदम साइलेंट। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम अमीवर्डल मूवमेंट। अगर मैं अमीवर्डल मूवमेंट की बात करता हूं तो मेनली किस पर बेस्ड है? तो अमीवर्डल मूवमेंट में मैंने बताया था स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब स्ट्रीमिंग मूवमेंट का मतलब है प्रोटोप्लाज्म का तेजी से अंदर घूमना। अब घुमाता कौन है उसको? देसी भाषा में कहा जाए तो अंदर होते हैं साइटोस्केलेटन, लाइक अ माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये माइक्रोफिलामेंट्स कंटिन्यूस प्रोटोप्लाज्म क्या कर रहे हैं? स्ट्रीमिंग मूवमेंट कर रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल? जिससे बनते हैं सूडोपोडिया। क्या बनते हैं बेटा? सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकोमोशन। समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट। तो सीधी सी बात है, अगर मैं अमीवा की बात करता हूं तो अमीवा के अंदर
समझ, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है, सूडोपोडिया बन रहे हैं, साइटोस्केलेटन और माइक्रोफिलामेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा है, जिसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। कोई डाउट? फिर मैंने बात की थी ऐसे ही कुछ अमीवर्टल मूवमेंट हमारी बॉडी में भी होते हैं, जैसे मैक्रोफेज अमीवर्टल मूवमेंट करते हैं, डायपेडेसिस अमीवर्टल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, याद आया? डब्ल्यूबीसी में भी यही चीज होती है, ठीक है। फिर मैंने सिलियरली मूवमेंट बताए थे आपको। सीलिया की अगर बात करते हैं तो या तो मैंने अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं और सीलिया कंटिन्यू मूव करते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन होता है? म्यूकस, धीरे धीरे म्यूकस में फ्लो होता है, ठीक है। तो ये सिलियरी मूवमेंट हो गया। ऐसी सिलियरी मूवमेंट मैंने आपको फैलोपियन ट्यूब में भी बताए थे, याद हो आपको? फैलोपियन ट्यूब में सिलियरली मूवमेंट की वजह से भाई इनिशियल में एग और बाद में फर्टिलाइज एग कहां मूव करता है? टूवर्ड्स यूट्रस। फिर मैंने बोला भी था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस भी बताया था कल मैंने, कि जो फीमेल, ठीक है, ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें सिलियरी मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, इसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अदर देन यूट्राइन पार्ट। क्लियर है बिल्कुल? यानी यहां पर भी सिलियरली मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने तीसरा एग्जाम्पल और बताया था, पैरामीशियम, याद आया? पैरामीशियम में भी पूरी बॉडी पर भी सीलिया होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। साथ में उसको फेरिंग्स होता है, साइटोफेरिंग्स, उसमें भी लगे होते हैं, जो फूड की एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। यहां पर एनसीईआरटी लिखती है कि जो पैरामीशियम की सीलिया है वो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। यहां तक कोई डाउट था? फाइनली हम आ गए थे वही सीलिया के बाद फ्लैजिलम। तो फ्लैजिलम में मैंने बताया था सिंगल स्ट्रक्चर होता है, किसी एनिमल के किसी एक सिंगल पोल पर होता है, साइज में बड़ा होता है। वो स्पेशली मैंने बताया था कुछ प्रोटीन के कॉम्बिनेशन होते हैं, याद हो? टिबुलिन प्रोटीन, आप समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, 9+2 का अरेंजमेंट, 9+0 का अरेंजमेंट इन फ्लैजिलम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है बिल्कुल? मैंने, याद हो आपको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी अमीवा यानी स्पर्मेटोजुआ के फ्लैजिला के बारे में बताया था। 9+2 का अरेंजमेंट था, ठीक है। उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज थे, याद आ गया? तो इनका जो मूवमेंट होता है इट इज अ फ्लैजिलर मूवमेंट, और फ्लैजिलर मूवमेंट कहीं ना कहीं स्पर्मेटोजुआ के लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई डाउट बेटा? फाइनली मैंने इसके बाद एक बात और की थी आपसे, जब मैंने पॉरीफेरा, कई बच्चे ऐसे होते हैं होंगे, ठीक है, जैसे नीचे वाली क्लास में बच्चों ने मुझसे कहा कि सर जब आप लिखाते हो ना तो हम बिल्कुल एकदम नए हैं, फ्रेश हैं, हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने 12th में भी ढंग से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो तुम में से भी ऐसे कोई बच्चे होंगे तो मुझे बता दिया करो, एकदम फ्रेश हो, एकदम बिल्कुल, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो तुम मुझे रोकोगे, मैं तुम्हें लिखने का भी टाइम दे दूंगा और तुम्हें समझाने का भी टाइम दे दूंगा, पर तुम बताओगे ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? ठीक है। अरे अरे बस मैं समझ गया, मैं हाथ, ठीक है। तो इतने फ्रेशर बच्चों को पीछे नहीं बैठना चाहिए, उनको कोशिश किया करो आगे बैठने की। पीछे बैठेंगे रिपीटर जो ऑलरेडी पहले से नोन है, समझ गए ना? और आगे बैठेंगे फ्रेशर, ये रखो, ध्यान दिमाग में रखा करो। अब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, जहां थे वहीं आ जाओ, वापस 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 वापस, जहां थे वहीं वापस, बस, ठीक 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 ठीक, नीचे हाथ नीचे। हाँ, अब बात आ रही थी किसकी? फ्लैजिलर मूवमेंट का एक एग्जांपल याद रखोगे, कौन? स्पर्मेटोजुआ। अगला एग्जांपल ध्यान रखना है, पॉरीफेरा के अंदर कोहेनोसाइट, याद आया? कोहेनोसाइट, कॉलर सेल, उसमें भी फ्लैजिलम होता है, जो मैं अभी एनिमल किंगडम में कराऊंगा, और बहुत बेहतरीन लेवल का, ठीक है। समझ रहे हो? अब तक जितने भी यूट्यूब पर तुमने वीडियो देखे हैं मेरे, उससे अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा, गारंटी मेरी है, ठीक है। यूट्यूब तो छोड़ो, पुराने प्लेटफॉर्म पे भी वीडियो देखे होंगे, उससे एकदम अलग होगा। एनिमल किंगडम बिल्कुल अलग, ठीक है। बायोमोलिक्यूल बिल्कुल अलग, सबसे ऑसम, सबसे डिफरेंट। भाई अब कोई सीट नहीं तोड़ेगा, ध्यान रखना। तुम नुकसान कर रहे हो, तुम्हारे, समझ रहे हो ना, पनिशमेंट लग जाएगा तगड़ा वाला। नीचे क्लास ले रहा था, कंटिन्यू सीटों के टूटने की आवाज आ रही थी। हाँ, आगे से मत करना ऐसे, वापस आओ। तो पॉरीफेरा जब हम पढ़ाएंगे तो पॉरीफेरा में कोहेनोसाइट, कॉलर सेल हम बताएंगे, उसमें फ्लैजिलम होता है जो वाटर करंट जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर का प्रॉपर मूवमेंट होता है। क्लियर है बिल्कुल? ऐसे ही अभी आप साइटोलॉजी में युगलीना पढ़े होगे, युगलीना, उसमें भी एक पोल पर एक फ्लैजिलम बना होता है। बस ध्यान रखना, फ्लैजिलम को बनाने के लिए कोई मतलब एक सिंगल थ्रेड नहीं होता, मल्टीपल प्रोटीन के कॉम्बिनेशन होते हैं, याद आया ना? जैसे मैंने उसमें स्पम में बताया था, कई प्रोटीन मिलकर के, यानी जैसे एक बाल है, एक फ्लैजिलम है,
तो चोटी बनाने में एक बाल रोल नहीं करता, कई बाल मिलकर के गुथ करके वो चोटी बनाई जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसी तरीके से जो फ्लैजलम बनते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है उनका, 9+0 का अरेंजमेंट होता है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। 9+0 का अरेंजमेंट होगा तो अक्सर कर मोटेलिटी नहीं होती उनमें, 9+2 का अरेंजमेंट होता है तो मोटेलिटी होती है, जो डिटेल में साइटोलॉजी में पढ़ा के चुके होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद मैंने टेंटिकल्स बताए थे, टेंटिकल्स मैंने हाइड्रा में बताए थे, वो हाइड्रा में बताने भी वाले हैं। हाइड्रा मान लो लाइक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके एक पोल पर जहां कह सकते हो स्टोमोडियम लगा हुआ है, ठीक है, वहां पर क्या लगा हुआ है, इस तरीके से आउट ग्रोथ है, इनको हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। उन टेंटिकल से मूवमेंट होता है तो हाइड्रा भी मूव, समझ रहे हैं मेरी बात, लोकोमोशन कर पाता है। फूड को कैप्चर करना है तो उसमें भी कहीं ना कहीं टेंटिकल्स का रोल होता है, तो टेंटिकल के मूवमेंट भी एनसीईआरटी ने जिक्र किए हैं, कोई डाउट? और तीसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने यूज किया है यहां पर, मस्कुलर मूवमेंट। मेरी टंग मूव कर रही है, क्या मेरी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? मेरा जॉ मूव कर रहा है, क्या मेरी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट में हो रहा है? मेरे अपर लिम्स मूव कर रहे हैं, क्या मेरी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? मेरे लोअर लिम्स मूव कर रहे हैं, मेरी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बट लोकोमोशन मूवमेंट की वजह से ही होते हैं। यहां तक कोई डाउट? पक्का? फिर फाइनली हम आ गए थे, ये बेसिक समझ में आ गया था। हमने फिर वही स्केलेटल मसल्स की बात की थी, प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स की बात की थी। ठीक है, प्रॉपर्टी की अगर बात करता हूं तो मैंने बताया था कि जो मसल्स होते हैं बेटा, इनका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। एक ठीक है, जैसे हमने एक नंबर भी हमने ऐड करा दिया था, एनसीईआरटी में नंबर नहीं है, अगर तुम कोई और एग्जाम देते हो तो पूछ लिया जाता है, जैसे यूटी वगैरह हो गया, कि टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं बॉडी के अंदर, पेयर्ड कितने होते हैं, अनपेयर्ड कितने होते हैं, तो टोटल समझ में आ गया। ठीक है, जो बॉडी वेट का 40 से 50% होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो जाओगे। समझ में आ गया कल वाली बात? ठीक है, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज से बचना है तो मसल्स का बॉडी वेट के हिसाब से मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसुलिन के रिसेप्टर लिवर के साथ साथ कहां होते हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स में होते हैं। कोई डाउट? हम नंबर ऑफ मसल्स नहीं बढ़ा सकते, समझ रहे हो, पर साइज ऑफ मसल्स तो बढ़ा सकते हैं, यानी मसल्स में हाइपरट्रॉफी मिलती है, हाइपरप्लेसिया नहीं मिलता। समझ में आया? यानी सूखे पहलवान में भी उतनी मसल्स होंगे जितने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के फाइटर में होते हैं। यहां तक कोई डाउट? फिर नंबर मेंटेन रहते हैं, मेंटेन रहने के लिए मैंने बताया था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, भ्रूणीय अवस्था में ही ये मसल्स बनना चालू हो जाते हैं। लगभग 100 या 100 से ज्यादा मायोब्लास्ट, मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ब्लास्ट मतलब कंटिन्यू डिवाइड करने वाले सेल, इन सेल के मिलने से एक फाइबर बनता है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसको क्या बोलते हैं, सिंसाइसियम। समझ रहे हो, जहां प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर रहा है, साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर रहा है, और वो सारे न्यूक्लियस एक साथ हो जाते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है, इसको सिंसाइसियम बोलते हैं, जो स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलती है। कोई डाउट? एकदम क्लियर था? फाइनली हमने भाई स्केलेटल मसल्स हमने पहले बढ़ाने हैं, तो स्केलेटल मसल्स हमने स्टार्ट कर दिए थे। स्केलेटल मसल्स की अगर मैं बात करता हूं तो स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। स्केलेटल मसल्स की बात की जाए मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिंसाइसियम कंडीशन मैंने बता दी थी। स्केलेटल मसल्स की अगर बात की जाए तो इनमें स्ट्राइटेड कंडीशन मिलती है और स्ट्राइप्ड भी मिलती है। स्ट्राइटेड का मतलब क्या होता है, लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क बैंड अगर मिल रहे हैं आपको अल्टरनेटिवली तो स्ट्राइटेड है। हाँ, अगर इन लाइट एंड डार्क बैंड को बनाने के लिए ट्रांसवर्स बैंड है, स्ट्राइप्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्ट्राइप्ड। यहां तक कोई डाउट था? फाइनली हम स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स पर आ गए थे। स्केलेटल मसल्स का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर मैंने समझाया था। मैंने बताया था मसल्स किससे जुड़े होते हैं, बोन से। कौन जोड़ता है? टेंडन। मसल्स की अगर बात की जाए, मसल्स है क्या, इट इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स, बंडल ऑफ फेसिकल्स। सारे फेसिकल्स को बांधने के लिए कोलेजन फाइबर के नेटवर्क हैं, क्या बोलते हैं, फेसिया। क्या बोलते हैं? कोई डाउट? फेसिया। नहीं आई क्या? फेसिया। ठीक है, अब बात करते हैं, अरे भाई कहां घूम रहे हो, ये हमारी क्लास के सबसे सिंसियर बच्चे हैं, नहीं हैं भी, पर उम्मीद नहीं है इनसे ऐसी, समझ रहे हो, उम्मीद नहीं है। हाँ तो बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ना ब्रेक में, ठीक है, बर्थडे है तो भाई कुछ बच्चों को खिलाओ ना, पार्टी शार्टी कराओ। अब चलो जरा जाओ, वापस आओ, ठीक है।
तो यहां तक कोई डाउट? फैसिया तक कोई डाउट? अब फैसिया और फेसिकल में कंफ्यूजन नहीं रखना है। फेसिकल्स क्या है? इट इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर। फेसिकल्स क्या है? बंडल ऑफ मसल फाइबर। और ऐसे भी कह सकते हो, एनसीईआरटी लिखती है कि फेसिकल इज अ मसल बंडल, क्योंकि भाई मसल्स क्या है? फेसिकल्स के बंडल ही तो हैं। तो फेसिकल्स इज अ मसल बंडल या बंडल ऑफ मसल फाइबर, एक ही बात है। कोई डाउट? अब फेसिकल्स की मैं बात करूं, फेसिकल किससे मिलकर बनते हैं? फेसिकल ऑल्सो बंडल ऑफ मसल फाइबर या मसल सेल, एक ही बात है। फाइबर सेल ही तो है एक तरीके से, जो कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कोई डाउट? अगर मैं बात करता हूं कि मसल सेल, तो मसल सेल इज अ एनाटॉमिकल, स्ट्रक्चरल बात नहीं की मैंने, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स। क्योंकि मसल्स क्या है? छोटे छोटे सेल के मिलने से बनी है। सेल क्या है? मसल सेल। तो मसल सेल के मिलने से मसल बनती है। मसल यानी क्या है? एक तरीके से पॉलीमर ऑफ मसल फाइबर। आई या नहीं आई? या मसल सेल, एक ही बात है। यहां तक कोई डाउट? अगर मैं मसल फाइबर की बात करता हूं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं उसको, कवर करने के लिए एक लेयर होती है सार्कोलेमा। कोई डाउट? उस सार्कोप्लाज्म में कुछ फाइबर फ्लोट कर रहे हैं, उन फाइबर्स को क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल। क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल। क्लियर है? अगर मैं मायोफाइब्रिल की बात करता हूं, मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, फाइबर तो फाइबर समझ गए, यानी ये कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर भी कुछ डिफरेंट टाइप के फाइबर के मिलने से बनते हैं। इन फाइबर को हम क्या बोलते हैं? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन इसमें थिन फिलामेंट होते हैं, मायोसिन इसमें थिक फिलामेंट होते हैं। यहां तक समझ में आई? तो अब हमें क्या करना था? एक मायोफाइब्रिल बाहर निकालना था, जो हमने अगले लेक्चर्स में कराया भी था। अगर मायोफाइब्रिल में देखोगे, अल्टरनेटिव भी आपको जेड लाइंस मिल रहे हैं, जेड लाइंस मिल रहे हैं, याद आया? जेड लाइंस मिल रहे हैं। अगर मैं जेड लाइन के बीच की बात करूं, दो जेड लाइन के बीच को बात पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। सार्कोमियर द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स, क्योंकि जब ये मसल्स कांटेक्ट करती है, दो जेड लाइन पास आती हैं, दो जेड लाइन दूर जाती हैं, दो जेड लाइन पास आती हैं, दो जेड लाइन दूर जाती हैं। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। कोई डाउट? ठीक है। और अगर जेड लाइन से बात की जाए, जेड लाइन से एक्टिन फिलामेंट जुड़े होते हैं और एक्टिन फिलामेंट से मायोसिन फिलामेंट जुड़े होते हैं। यहां तक कोई डाउट? और इसी के बेस पर मैंने आपको बताया था आई बैंड, ए बैंड, ओ बैंड, याद आया? एच जोन, याद आ गया? मैंने बताया था कि एक आई बैंड के बीच में होती है जेड लाइन, याद आया? एक ए बैंड या एच जोन के बीच में होती है एम लाइन। एम लाइन का मतलब है मायोमिसिन इज द प्रोटीन। एम एक प्रोटीन होती है, क्योंकि मैंने बताया ना सेंटर में लब रही है, लब ना झुक रही है, तो बेट की वजह झुक ना जाए, तो नेचर ने उसको सपोर्ट देने के लिए एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया, मायोमिसिन प्रोटीन का, जो उसको सपोर्ट देती है, जिसको हमने नाम क्या दिया? एम लाइन नाम दिया। यहां तक कोई डाउट था? फिर मैंने फाइनली इसके बाद बात की थी, याद हो आपको, कि एक सार्कोमियर में आधा आई बैंड होता है, एक पूरा ए बैंड होता है, फिर एक आधा आई बैंड होता है। इसमें कोई डाउट थी? पक्का? पक्का? अब आगे बात करते हैं बेटा। हाँ, अब जो तुम्हें रिस्पॉन्स देना है, जरा बताओ, अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा? समझो, रट्टा नहीं मारेंगे, कुछ नए बच्चे भी हैं। मान लो ये जेड लाइन है, कौन है? कौन है? जेड लाइन। अरे मान ली क्या? ये कौन है? ये कौन है? अरे बोल दो भाई, कौन सी लाइन है? जेड लाइन। मान लो, मान लो ये कौन है? बहुत सही, मायोसिन। ये कौन है? ये कौन है? ठीक है भाई, ये भी जान गए आप, ठीक है। मान लो ये कौन है? 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 ये कौन है?
और ये भी एक्टिन फिलामेंट्स। कोई डाउट? अच्छा, ये कौन है भाई? ये भी एक्टिन ही है। और ये कौन है? एक्टिन फिलामेंट। मान लिया। मान लो सेंटर में एक लाइन दिख रही है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? एम लाइन। क्या बोलने वाले हैं? इस एम लाइन को मान लो ये पूरी एम लाइन ही है, चलेगा क्या? चलेगा, दौड़ेगा ना? ये एम लाइन है। अब तुम ही बताओगे, देखो कुछ नहीं है, तुम ही बोलोगे, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है? ये मसल्स अभी कैसी है? रिलैक्स। कैसी है? जब मसल्स रिलैक्स होगी तो उस समय अगर मैं तुमसे कहूं बेटा इधर इधर इधर, यहां से यहां तक, तुम देखो बच्चे बन के रहा करो, जानवर मत बना करो, प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है? समझ रहे हो? हाँ। तो बेटा ये कौन सा बैंड नजर आ रहा है आपको? आई बैंड। ये कौन सा बैंड नजर आ रहा है? आई बैंड। ये कौन सा बैंड नजर आ रहा है? आई बैंड। नहीं आया क्या भाई? मसल्स रिलैक्स है, आई बैंड थोड़ा बड़ा है। मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में है, आई बैंड थोड़ा छोटा हुआ। मसल्स पूरी कॉन्ट्रैक्ट कर गई, आई बैंड और छोटा हो गया। यानी जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी आई बैंड। अच्छा, लेंथ ऑफ सार्कोमियर अभी यहां से यहां तक है, दो जेड लाइन के बीच में, अब लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। लेंथ और कम हो गई। यानी जैसे जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है, सार्कोमियर की लेंथ बढ़ रही है घट रही है? तो भाई तुम ही बोल रहे हो, लेंथ ऑफ सार्कोमियर घट रही है, लेंथ ऑफ आई बैंड घट रही है। इसमें कोई डाउट? अब ध्यान से देखो, सेंटर के अंदर क्या दिख रही है? एम लाइन, एच जोन। एच जोन यहां पर बड़ी है, एच जोन यहां पर छोटी है। एच जोन गायब हो गई, नहीं हो गई? और जब एच जोन गायब होगी, एक्चुअल में एम लाइन भी दिखना बंद कर जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे और मायोसिन दिखना बंद, मतलब एक्टिन भी दिखना बंद, एम लाइन भी दिखना बंद हो जाएगी। यानी सीधी सी बात है, मसल्स रिलैक्स से लेके कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब तक क्या क्या हो रहा है? लेंथ ऑफ एच जोन या तो कम हो रही है या कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में गायब, डिसअपियर हो गई। डिसअपियर हो। अच्छा, एम लाइन ध्यान से देखो, है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में आके एम लाइन क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी भाई, दिखना बंद कर देगी, क्योंकि यहां पर क्या आ जाएंगे? एक्टिन फिलामेंट इसको पूरा कवर कर लेंगे। आई या नहीं आई? एम लाइन डिसअपियर हो जाएगी, एम लाइन गायब हो जाएगी, क्योंकि एन लाइन को कौन कवर कर लेगा? एक्टिन फिलामेंट। आई या नहीं आई? नहीं आई? और चली कैसे जाएगी भाई? आएगी, ध्यान से समझो। ये क्या है? मायोसिन। ये क्या है? एक्टिन। ये क्या है? एक्टिन। और एक मायोसिन से कोई दो एक्टिन बाइंड नहीं करते, ये 2D दिखा रहे हैं, पर एक्चुअल में 3D में एक मायोसिन से 6 एक्टिन फिलामेंट बाइंड करते हैं चारों तरफ से। समझना मेरी बात, एक मायोसिन से 6 एक्टिन बाइंड करते हैं। पूरा कवर कर लिया, पूरा कवर कर दिया। बीच में एच जोन दिख रही है सबको? दिख रही है ना? अब अगर मैं एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट करा रहा हूं मायोसिन के ऊपर, तो एच जोन धीरे धीरे क्या होती जा रही है? और धीरे 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 गायब। जब एच जोन गायब हो रही है तो एम लाइन दिखेगी तुम्हें? यानी एम लाइन भी डिसअपियर होगी ना? कोई डाउट? अरे हाँ या ना? तो एम लाइन भी क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। अच्छा, एक ही बैंड लौता बैंड है जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर बढ़ता है। तुम देखो ये क्या है? ओ। ओ मतलब ओवरलैपिंग। ये देखो ओवरलैपिंग और बढ़ गया, ये ओवरलैपिंग और बढ़ गया। यानी ओ कम है, ओ ज्यादा, ओ और ज्यादा। यानी एक लौता बैंड है जो बढ़ रहा है। और मैंने बताया था भाई, भाई ए बैंड क्या है? ए बैंड मतलब है लेंथ ऑफ मायोसिन। भाई बताओ, लेंथ मायोसिन की घट रही है कहीं क्या?
सब जगह सेम है। रिलैक्स स्टेज में भी लेंथ ऑफ मायोसिन, कॉन्ट्रैक्टाइल फेज में भी और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में भी लेंथ ऑफ मायोसिन सेम है। यानी ए बैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए बैंड का मतलब है लेंथ ऑफ मायोसिन, वो हर जगह कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, अनचेंज। कोई डाउट? कोई डाउट? तो यहां तक के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे ना? अब लिख लो। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है इसको लग रहा हो कि सर अभी तो हम समझ रहे थे या हम लिख रहे थे अब समझाएंगे? ऐसा तो नहीं है? तो अब लिख लो। समझ में आ गया ना? तुम ये मत संकोच करना कि भीड़ है हम पूछ कैसे पाएंगे, बेशरम बन जाओ पूछने के लिए। समझ गए ना? एकदम बिंदास होके पूछो, क्योंकि समय दोबारा नहीं मिलेगा ना ये। अब तुम सोचो, एक साल तुम्हें मिली है, एक साल भी मैं गलत बोल रहा हूं, 8 महीने मिले मान के चलो, ये 8 महीने दोबारा नहीं मिलेंगे। इस 8 महीने में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी एकदम खतरनाक कर लो, 10 बार पूछो, बेशर्मी से पूछो। नहीं आया क्या? पर आना चाहिए। कौन है ये? ऐसी नौबत मत आने दो कि मैं मुर्गा बनाऊं यहां बुला करके। मैं बस इंतजार कर रहा हूं कौन पहला मुर्गा है जो पूरी साल याद रखा जाएगा, जब स्टेज पर आके बनेगा वो, ध्यान रखना। समझ रहे हो? तो मैं इंतजार कर रहा हूं, नीचे वाली क्लास में ढूंढता हूं, कोई एक मौका मिल जाए मुझे। समझ रहे हो? हाँ है इधर। स्ट्रक्चरल यूनिट और एनाटॉमिकल यूनिट में ज्यादा अंतर नहीं होता। एनाटॉमिकल का मतलब उसकी जो एनाटॉमिकली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, एक्चुअल में वही स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है, पर एनसीईआरटी ने लिख दिया है एक जगह स्ट्रक्चरल यूनिट, लिखा हुआ है ना, हाँ फाइबर में लिख दिया है। बट एक्चुअल में ध्यान रखना, जब भी फंक्शनल यूनिट पूछे, एनसीईआरटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल को एक ही लिख रही है, समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, पर जब भी, क्योंकि स्ट्रक्चरल का मतलब है एनाटॉमिकल, अब तू इसी एनसीईआरटी की जो समरी पढ़ेगा, समरी पढ़ेगा तो देख एनसीईआरटी क्या लिख रही है। हाँ एनाटॉमिकल लिखा है कि स्ट्रक्चरल का मतलब ही है एनाटॉमिकल, ठीक है। फंक्शनल लगे एनसीईआरटी में थोड़ी सी करेक्शन होनी है, ये हो जाएगी, ऐसा बेवकूफी करेंगे नहीं वो, ठीक है, क्योंकि समरी में लिख रखा है उन्होंने एनाटॉमिकल। तो ऐसे केस में तुम एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही यूज कर लो, जहां एनाटॉमिकल लिखा हुआ है और एनाटॉमिकल आए तो आंखें बंद करके मसल फाइबर लगाना, क्योंकि समरी में उन्होंने एनाटॉमिकल लिख दिया है, ठीक है। थ्योरी में उन्होंने क्या कर दिया है, मसल फाइबर को फंक्शनल भी लिख दिया है और स्ट्रक्चरल भी लिख दिया है। समझ गए ना मेरी बात? ये गलती कर दी है। कोई स्ट्रक्चरल एनाटॉमी क्या है, आप इस चीज को बनाने के लिए जो सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, तो एनाटॉमिकल के अंदर उन्होंने मसल फाइबर लिख दिए समरी के अंदर। समरी छोड़ना मत भाई, मैं पहले कह दे रहा हूं, मैं वैसे इंक्लूड करा रहा हूं समरी अपने हिसाब से, पर तुम खुद सेल्फ रीडिंग में समरी करते जाना। समरी के अलावा हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स की चीजें भी मैं इंक्लूड करा दूंगा, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी का मतलब है एकदम स्कैन कर दो, नहीं आया क्या? खतरनाक कंसेप्चुअल, वो मैं करा दूंगा, ठीक है, पर तुम अपनी तरफ से भी थोड़ा सा अपडेट रहना। तुम सतर्क रहोगे तो टीचर अपने आप सतर्क रहेगा, तुम लापरवाह हो जाओगे तो टीचर भी लापरवाह हो जाएगा, ध्यान रखना। समझ में आई नहीं आई? हाँ, तो टीचर को भी अपने हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है। और प्रोटीन है मेम्ब्रेनस क्यों होगी, हाँ कहां गई? यस, कुछ भी मेम्ब्रेनस ले रखा है भाई। एमलाइन क्या है? एमलाइन इज अ स्मॉल प्रोटीन है, एक पतली सी प्रोटीन है, जिसमें जैसे भैंस भैंस की सांकर होती है, ऐसे बोलते हैं तुम्हारे यहाँ यूपी में, ऐसे बोलते हैं। सिक क्या बोलते हैं? सांकर, सिक्कर, सिक्कर बोलते हैं, सिक्कर, हमारे यहाँ सांकर बोलते हैं, ठीक है, मतलब लोहे की उसमें कड़ियां होती हैं ऐसे, ऐसे ही सिक्कर बोलते हैं, ठीक है, कोई नहीं, सिक्कर सही तुम्हारी लैंग्वेज में। तो सेम जो एम प्रोटीन होती है ना, एमलाइन प्रोटीन, सिक्कर ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे कड़ियां बनी होती हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मेरे पास तो बहुत सारे 3D एनिमेटेड सॉफ्टवेयर हैं जो मतलब महंगी बुकों के साथ आते हैं, जैसे टोटोरा, गैनोंग, ठीक है, तो उनमें इनकी एनिमेशन वाली दिए होते हैं, और वो एनिमेशन भी एक्चुअल में रियल नहीं होते, ठीक है, वो बनाए जाते हैं। रियल में प्रोटीन देखोगे तो कुछ नहीं है, हेलिक्स हैं, हेलिक्स समझते हो?
हेलिक्स, हेलिक्स। उसको फिर एनिमेशन करके उसको मॉडल में कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट करके फिर वो दिखाया जाता है सबको, ठीक है। रियल में तो बॉडी में क्या हेलिक्स हैं वो बताऊंगा भाई प्रोटीन में, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, समझ रहे हो? हाँ बेटा, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ रहे हैं, आगे आ जाओ। अब भाई ये वहां तक की बात क्लियर, कोई क्वेश्चन आएगा छोड़ के नहीं आओगे, हाँ या ना? आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, तुमने क्वेश्चन लगाए होंगे पीवाईक्यू, उसमें मिलेगा। और मैं देखो कुछ दिनों बाद सेशन भी लूंगा बीच बीच में, पीवाईक्यू सेशन, ठीक है। उसमें कमर कस के आना, 2 4 5 चैप्टर हो जाएंगे, 4 चैप्टर के एक साथ पीवाईक्यू, क्योंकि वो एक क्लास में सारे पीवाईक्यू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक चैप्टर के पीवाईक्यू हार्डली 15 मिनट लगेंगे मुझे, तो 4 चैप्टर के पीवाईक्यू में एक साथ करा दूंगा किसी भी क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये रिलैक्स स्टेट में है, अपने आप बोलोगे आई बैंड बड़ा है छोटा? अरे बड़ा है भाई। अब कैसा है? अब कैसा है? ओ बैंड कैसा है? और बड़ा, और बड़ा। एच जोन कैसी है? बड़ी। और कैसी है? गायब हो गई, नहीं आई क्या? तो ये तुम डायग्राम समझ रहे हो ना? कॉन्ट्रैक्टिंग फेज है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, जेड लाइन धीरे धीरे पास आना चालू कर देते हैं। चलो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जब भी मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूं, ध्यान रखना है आपको, ये है मायोसिन, मायोसिन स्टेबल रहती है। एक्टिन फिलामेंट दोनों साइड से इसके ऊपर क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। स्लाइडिंग किस समय तक किसकी होती है? एक्टिन फिलामेंट की होती है। किसके ऊपर होती है? मायोसिन के ऊपर होती है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? पक्का? तो अब यहां पर जब एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन कौन सी होती है? आप बोलोगे एक्टिनोमायोसिन। एक्टिनोमायोसिन ये फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन्स हैं, यानी ये वो प्रोटीन्स हैं जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए फोर्स जनरेट करती हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। ये मैंने पैटर्न इसलिए लिखना चालू किया, 3 क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होते हैं हमारे, ठीक है। तो मैंने इस पैटर्न को इस तरीके से फॉलो किया है, इस तरीके से कि भाई 3 क्वेश्चन आपके यहीं सॉल्व हो जाए। पहला क्वेश्चन आएगा फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन कौन से होते हैं, आप सॉल्व कर दोगे। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कौन करता है? और एक्चुअल में मसल्स की स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सी है? ठीक है, स्ट्रक्चर समझ रहे हो? यानी मैं कहूं कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस पर बेस्ड है? पिलर्स, 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 पिलर्स। इन पिलर्स के अंदर मैं डायनामाइट लगा दूं, उड़ा दूं, तो बस पिलर्स को उड़ा रहा हूं, बिल्डिंग बचेगी क्या? हाँ या ना? चली जाएगी ना? सीकर का रियल केस है, मैंने बच्चों को बताया था नीचे, ठीक है। तो वहां में एक कोचिंग हुआ करती थी, गुरु कृपा, ठीक है। तो हाँ अभी भी है, ठीक है। हाँ उस समय मैं था तो बहुत मतलब बच्चे बहुत कम हुआ करते थे, 4 5 हजार थे, जो अब थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ गई है। अब तो सब जगह बढ़ गई यार, कोई मतलब चाहता ही है, ठीक है। मतलब बच्चों को, मतलब हर बच्चे का मन में है कि ऑफलाइन पढ़े यार, माहौल मिले, समझ रहे हो ना? माहौल, सारा खेल माहौल का है और कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? पढ़ाई कंटेंट सब जगह एक जैसा ही है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो एक जैसा कंटेंट है, पर एक माहौल मिले, आग लगे अंदर, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पर आग डंडे से लगती है, समझ में आया? जब तुम अक्टूबर में डाउन जाओगे ना, मैं सच कह रहा हूं, डंडा मंगा के रखूंगा यहाँ पर मैं, फिर चाहे तुम नाराज होना या कुछ भी होना, रोके भाग जाना, मम्मी पापा को ले आना, पर अगर तुम अक्टूबर में डाउन गए तो पिटोगे, बस ये ध्यान रखना। और तुम पिट लिए अगर और सुधर गए तो सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। बस अक्टूबर के बाद जब दिवाली आएगी, तब बच्चों का दिवालिया निकलता है, हाँ, तो वो दिवालिया नहीं निकले, इसलिए थोड़ी सी कुछ ना कुछ मशक्कत करेंगे उस सेकंड फेज के अंदर। वापस आओ, तो वहां पर क्या था? वहां मतलब ऐसा था कि यार टीचर बहुत क्लास लेते थे, 6 क्लास सबको लेनी कंपलसरी थी। तो वहां एक जो डॉक्टर थे, डॉक्टर बुडानिया जी, तो उन्होंने कहा, एक जिम थी वहां नहीं खुली थी, उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया जिम का कि हमारी सारी फैकल्टी यहाँ पर जाएंगी, ठीक है। तो भाई समझ रहे हो, कुछ लोग थे एकदम बॉडी शॉडी बनानी थी, चले गए। तो एक दुबले पतले थे, एक बच्चा की टाइप, मतलब जो भी होंगे, ठीक है, जो भी थे, तो मेरे सामने आए। वहां पर एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर था, बहुत बढ़िया था, ठीक है, मतलब एकदम बढ़िया एकदम। तो उससे कहा कि यार मुझे 3 महीने के अंदर अपना, ठीक है, एकदम मस्कुलरिटी चाहिए, बॉडी शॉडी चाहिए, ठीक है। तो भाई उनने बताया 1 2 दिन, फिर उसने बात नहीं मानी, बात नहीं मानी तो उल्टा काम करना चालू कर दिया अपने हिसाब से। तो 3 महीने बाद मैंने देखा कि डेवलपमेंट की जगह घट गया मामला, ठीक है। तो मैंने कहा यार तू तो 3 महीने में यार बनाने आया था, तू बिगाड़ लिया तूने। तो
तो एक्चुअली बताओ उसने क्या किया जिसकी वजह से उसका मसल्स घट गया, ये तुम बताओगे। ये क्वेश्चन है। उसने गलत एक्सरसाइज करके जेड लाइन तोड़ लिए, नहीं आई क्या? और बहुत दिक्कत हुई उसको, बहुत ज्यादा पेन हुए उसको, बहुत दिक्कतें आ गई, क्योंकि उन्हें ऊट पटांग हरकतें करते हैं लोग जिम में, उठा लिया बस लगे पड़े उल्टा सीधा मतलब बिना मतलब पागलों की तरह। तो क्या हो गया, उसके जेड लाइन टूट गए। और जेड लाइन से कौन जुड़े थे और एक्टिन से कौन जुड़े थे? अगर जेड लाइन गए तो मतलब आई, समझ में नहीं आई? यानी अगर पिलर गए बिल्डिंग गई। समझ में आया? भाई नंबर ऑफ मसल्स बढ़ तो सकते नहीं है ना, जन्म लेने से पहले जितने मसल्स थे उतने बन जाते हैं, बढ़ नहीं सकते, तुम घटा सकते हो ऊट पटांग हरकतें करके। समझ में आया नहीं आया? तो आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी का मसल्स का स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सा है, तो क्या बोलोगे? जेड लाइन प्रोटीन, एक्टिन नहीं, जेड लाइन प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन से हैं? हाँ, रिपेयर नहीं होगा भाई, अब सूखा पहलवान का पहलवान सूखा रह जाएगा वो, समझ रहे हो? पर सारे नहीं गए, मतलब बता रहा हूं, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हें। उसने सारे प्रोटीन नहीं तोड़ लिए अपने, कुछ टूटे होंगे, मतलब मान लो, हम मान के चल रहे हैं कुछ मसल्स तोड़ लिए होंगे उसने। समझ रहे हो ना? कई लोग देखोगे हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग, इसके तो बहुत सारे केस देखे हैं, मसल्स क्रम्पिंग, टूट जाते हैं एकदम, मसल्स गए। समझ रहे हो? पूरा का पूरा चला ही गया एकदम। फिर वो लंबी वेट रेस्ट, क्या क्या चीजें होती हैं उनके संग, ठीक है? तो कभी भी बॉडी की लिमिट से ज्यादा कुछ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन आएगा, पर यहां टॉपिक पे आ जाओ। स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात कर रहा था मैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में किसका नाम लिखोगे जरा बताओ? पिलर, मसल्स के पिलर, यानी जेड लाइन प्रोटीन। अब कभी भूलोगे? अरे मेरे भाई, भूलोगे क्या? अच्छा, दो प्रोटीन आपको याद रहेंगे, यानी आपसे पूछा जाए फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन कौन से हैं? फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। दूसरा आपसे पूछेगा, ठीक है, भाई फोर्स तो जनरेट कर रहे हैं, पर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कौन कर रहा है? रेगुलेटिंग प्रोटीन। तो ध्यान रखना है आपको, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन कौन से होते हैं, पहला क्वेश्चन यही मिल जाएगा। रेगुलेटिंग प्रोटीन कौन से होते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहां मिल जाएगा। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन से होते हैं, तीसरा क्वेश्चन यहां मिल जाएगा। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन में दो बताने वाला हूं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन कैसे फिलामेंट होते हैं, थिन या थिक? मायोसिन। रेगुलेटिंग प्रोटीन में दो पढ़ाने वाला हूं आपको, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और दूसरा कौन सा होगा, ट्रोपोनिन। अगर तुमसे पूछूं ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन एक्चुअल में जुड़े किससे होते हैं? एक्टिन फिलामेंट से। अभी स्ट्रक्चर दिखा दूंगा, एक्टिन फिलामेंट से। तो इट इज अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इट इज अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। ये थिन फिलामेंट का पार्ट है। आई या नहीं आई? कैसे है अभी डायग्राम में समझाऊंगा, ना आया करे तो मुझसे पूछा करो, ठीक है? पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे मान लो ये प्रोटीन है, रुक जाओ, ये थिन फिलामेंट बना हुआ है, एक्टिन, गोल गोल एक्टिन, एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन है, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर 3 यूनिट वाला ट्रोपोनिन दिख रहा है। तो एक्चुअल में क्या ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन मायोसिन से जुड़े हुए हैं? ये तो एक्टिन से जुड़े हुए हैं। तो इट इज अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट का पार्ट नहीं है। आई? क्या चीज? तू वहीं को आया अभी तक, वहीं पड़ा है? हाँ, जब भी फंक्शनल की बात आएगी, सार्कोमियर लिख लेना, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स सार्कोमियर।
एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स मसल फाइबर, समझ रहे हो? फंक्शनल यूनिट और एनाटॉमिकल यूनिट दो ही टर्म पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने दो ही टर्म यूज किए हैं, ज्यादा उन्होंने रिसर्च की ही नहीं है। एनाटॉमिकल यूनिट लिख रखी है उन्होंने समरी के अंदर, और फंक्शनल यूनिट दे रखी है उन्होंने थ्योरी के अंदर। फंक्शनल यूनिट को वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल रहे हैं, समझ रहे हो? फंक्शनल यूनिट को वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं तो तुम भी लिख दो भाई, क्योंकि भाई क्वेश्चन पे क्लेम होगा तो क्लेम होगा यही होगा भाई, एनसीईआरटी दिखा के क्लेम कर पाओगे तुम, जैसे सेल्फ फिजिक्स वाले में हुआ है, नई एनसीईआरटी को माना गया है लॉ के हिसाब से। अब यही रेफरेंस अगली लिया जाएगा जब भी कोई केस होगा ना, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, 2024 जो केस हुआ था उसमें नई एनसीईआरटी को फॉलो किया है। तो मेरे भाइयों बहनों, गलती से भी पुरानी एनसीईआरटी यूज मत करो। क्या करना है? नई एनसीईआरटी यूज करनी है। अभी भी मैं एक बच्चा मेरे पास डाउट लेके आया था, पुरानी एनसीईआरटी थी, तो यार ऐसा मत करो यार, है ना? अब तुम देख रहे हो तुम्हारे सामने क्या बवाल हो रहा है, उस बवाल में साफ साफ दिख रहा है कि यार वो एनसीईआरटी क्या कर रहे हैं, वो नई को फॉलो कर रहे हैं, है ना? गलती मत करो, 200-250 रुपए की आएगी, ले लो, है ना? फंक्शनल सार्कोमियर, स्ट्रक्चरल, समझ रहे हो, या एनाटॉमिकल? नहीं नहीं, एनाटॉमिकल कर दिया इन्होंने, वो मसल फाइबर, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इन्होंने सेम लिख दिया है, ठीक है, जबकि मैं लिखाता था हमेशा स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकल को सेम। अब एनसीईआरटी को फॉलो कर लो यार, मैं क्या बताऊं, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया क्या, नहीं आ गया? अब एक एक करके उठाएंगे। पहले हम उठाएंगे फोर्स जनरेटिंग, फिर उठाएंगे रेगुलेटिंग, ये यहां पर खत्म हो जाते हैं, कर दें, और इसके बाद हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म पर आ जाएंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, कोई छूटा तो नहीं? देख लो, हाथ उठा दो। नहीं, बहुत बढ़िया। प्राण वायु है भाई, तुम इसकी पावर को नहीं समझते हो, ये दिखती नहीं है पर पावरफुल है, समझ रहे हो? डीप ब्रीथ करते रहा करो, मैं सच कह रहा हूं, इसकी पावर असीम है, अनंत है। नहीं समझते? मोक्ष तो नहीं कहोगे, पर वाकई में ये बहुत पावरफुल है। प्राण वायु, समझ रहे हो ना? मतलब सारा समझोगे इसको, अभी नहीं समझोगे, अभी तो मजाक में लेते हो इन चीजों को। तुम तो छोड़ो, मैं टीचरों से डिस्कस कर रहा हूं तो वो मजाक में लेना चालू कर देते हैं, समझ रहे हो? और जहां मजाक आता है वहां अज्ञानता, यानी समझते हैं नॉलेज नहीं है भाई, समझ रहे हो? अब जो भी है जो भी है, ठीक है, कोई भी टीचर की बात कर रहा हूं मैं, नॉलेज है। मैं, आप देखो, लोग कहते हैं डर लगता है मुझे भूत से, समझ रहे हो? तो डर क्या है? आपको नॉलेज नहीं है इसलिए डर है। भाई फिजिक्स से डर लगता है, नॉलेज नहीं है, तुम डर रहे हो। भूत से डर लगता है, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हें डर लग रहा है, ठीक है? जहां नॉलेज होगी वहां डर खत्म हो जाएगा, समझ में आया? तो डर का मतलब ही है अज्ञानता। आई? तो डर अगर फिजिक्स से लग रहा है, समझ गए ना? और फिजिक्स तो रमखा नहीं है यार, फिजिक्स कंसेप्चुअल लेके चलो, डीप में मत जाओ, सुपरफिशियली कवर करते चलो। कोई तोप नहीं है नीट का एग्जाम, सच कह रहा हूं, ठीक है? कुछ गलतियां कर देते हो जो मुझे नवंबर से एक्टिव हो जाना पड़ेगा तुम्हारी उन गलतियों के लिए। नवंबर से मैं पूरी कोशिश करूंगा, नवंबर दिसंबर आते ही, कि तुम्हारा कोर्स खत्म करा करके लास्ट पहुंचा करके फिर तुम्हारी गलतियों पर काम करना है, सिर्फ गलतियों पर तुम फैल नहीं गए तब तक, क्योंकि दिवाली के बाद दिवालिया निकलेगा, कोटा आधा खाली हो जाता है दिवाली के बाद, पता है तुम्हें? हाँ, दिवाली के बाद बच्चे को लगता है अब नहीं हो सकता, अब घर जा रहा हूं मैं, अब दिवाली के बाद नहीं आऊंगा। जब उस गधे को ये नहीं पता एक्चुअल में दिवाली के बाद ही वो समय आता है जब हो सकता है, उससे पहले का समय नहीं है। एक्चुअल में दिवाली के नवंबर दिसंबर के बाद जो समय आता है, जो समय दौड़ लिया वो एक्चुअल में रेस में है, जो समय सिलेंडर कर दिया वो रेस से आउट हो गया। सारा खेल वो दिसंबर नवंबर के बाद का है। उस समय तुम्हें यहां पर
प्रेजेंट बढ़ा देनी चाहिए। उस समय तुम्हारे अंदर पागल, तुम जीरो पर भी हो ना, बिल्कुल जीरो पर। नवंबर के बाद कौन गधा है? ये गधे मत बनो भाई, गधे मत बनो। एक बात ध्यान रखना, ताली बजाना बहुत समझ रहे हो यार, ताली बजवाओ सिलेक्शन के बाद, बजाने की आदत मत डालो। मैं एक ही बात कहता हूं यार, ये आदत तो छोड़ दो अपनी। ये आपको सिर्फ, समझ रहे हो, भीड़ का हिस्सा बनाएंगी। भीड़ से अलग होना है तो ताली बजवाने की आदत डालो। कुछ ऐसा करो ताली लोग तुम्हारे लिए बजाए। आगे समझ लेना, ये इधर आओ। तो समझ में आ गया, अक्टूबर के बाद गायब नजर नहीं आने चाहिए सारे के सारे। कौन था ताली वाला ये? इधर आ जाओ तेजी से। स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, नंबर 1। नंबर 2, तेजी से लिखो, तेजी से मेरे साथ लिख लेना, फिर समझा दूंगा मैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एफ। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिन, फिर बात करेंगे मायोसिन। जल्दी जल्दी फटाफट तेजी से, मायोसिन तेजी से लिखना, समझाऊंगा प्रॉपर, मैं लिखाऊंगा तेजी से मैं। और मैं एक्टिन की बात करता हूं तो एक्टिन एक्चुअल में है क्या? इट इज अ, अरे बोल तो दो भाई, इट इज अ पॉलीमर, पॉलीमर। मायोसिन क्या है? इट इज ऑल्सो पॉली, पॉलीमर, समझते हो भाई? जो मोनोमर यूनिट के पॉलीमराइजेशन से बनता है वो पॉलीमर है, सिंपल 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 सी बात। तो एक्टिन किसका पॉलीमर होता है? बोलो भाई। ग्लोब्यूलर एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये छोटे छोटे ग्लोब्यूलर एक्टिन के मिलने से, छोटे छोटे ग्लोब्यूलर एक्टिन के मिलने से एक फिलामेंटस एक्टिन बनता है। एफ का मतलब है फिलामेंटस, एफ का मतलब है फिलामेंटस, यानी ये बन गया फिलामेंट, ये फिलामेंट, ये फिलामेंट, ये फिलामेंट, ये फिलामेंट। कोई डाउट? और ये बन गया बेटा जी का मतलब क्या हो गया? ग्लोब्यूलर, जी एक्टिन। ये क्या हो गया? एफ एक्टिन। ठीक है, फिलामेंटस एक्टिन। किसी भी चीज के पॉलीमराइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मैग्नीशियम आयन। हो क्या रहा है? पॉली। अच्छा, एक एक्टिन से कुछ नहीं होगा, ऐसे आपको कितने एक्टिन चाहिए? 2 एफ एक्टिन के मिलने से क्या बन जाएगा? फिलामेंटस, फिलामेंटस। क्या फिलामेंटस? फिलामेंटस एक्टिन। आई या नहीं आई? ये बन गया सॉरी, 2 फिलामेंटस एक्टिन से मिलके बन गया एक्टिन फिलामेंट। कोई डाउट? मस्त रहो, बिंदास रहो। ये बन गया भाई एफ एक्टिन, एफ एक्टिन, सॉरी एफ नहीं, ओनली एक्टिन, जो एक पॉलीमर है। कोई डाउट? जी मतलब हो गया ग्लोब्यूलर, एफ मतलब हो गया फिलामेंटस। इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। अब मैं बात करता हूं मायोसिन। मायोसिन क्या? इट इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 मीरो मायोसिन। तो मीरो मायोसिन क्या है? इट इज अ यूनिट, इट इज अ यूनिट ऑफ मायोसिन।
अब इस मायोसिन की यूनिट का मैं स्ट्रक्चर अगली स्लाइड पर ड्रॉ करूंगा। हो गया क्या? एनसीईआरटी की टेंशन मत लेना, एकदम छाप दूंगा ब्रेन में आपके, समझ रहे हो ना? बस तुम खुद पढ़ने के लिए इसलिए बोलता हूं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो, तुम्हें भी लगे यार हाँ एकदम बेहतरीन, मजा आ रहा है एकदम, समझ रहे हो? बॉटनी में भी पैरेलल सर एनसीईआरटी पूरी कराते जा रहे हैं, बस तुम्हें एक बार खुद रीड करनी है, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, एकदम बिल्डअप। समझ गए ना मेरी बात? और बीटी सर एनसीईआरटी कराएंगे, इनऑर्निक के अंदर टेंशन लेने की जरूरत। इनऑर्निक कौन करा रहा है? खतरनाक, फाड़ू, खतरनाक, समझ रहे हो ना? वो सब करा देंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। बीटी सर और नहीं करा रहे हैं, क्या कराने हैं? वो एनसीईआरटी इंक्लूड कर देंगे, उनकी आदत है एनसीईआरटी इंक्लूड करने की, ठीक है। तो एनसीईआरटी जहां जहां है वहां तो कर ही लोगे। फिजिकल में थोड़ी सी एनसीईआरटी इस बार इंक्लूड हुई है, तो सर्विस सर इस बार एनसीईआरटी करा रहे हैं, वो अपडेट कर रहे हैं, रोज एनर्जी भर रहे हैं, तो मैं उनको रोज मोटिवेट करता हूँ, साथ साथ रहते हैं हम लोग, ठीक है, बगल बगल में ही है, ठीक है, फ्लैट, तो टहलने भी शाम को साथ जाते हैं। तो मैंने कहा तैयार हो जाओ भाई, ठीक है, एनर्जी ले लो बच्चों के लिए। हाँ सर रोज ले रहा हूँ, बस मौका आने दो मेरा, ठीक है, ठीक, समझ रहे हो ना? तो बस अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं वो। बस अब तुम 3 केमिस्ट्री एक साथ झेल नहीं पाओगे ना, एक केमिस्ट्री तो खत्म होने दो, कोई एक खत्म होती वो शिफ्ट हो जाएंगे इधर, ठीक है, उनको परमानेंट शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। हाँ हाँ, मतलब वो अप एंड डाउन नहीं करेंगे, वो एक साथ खत्म करा के जाएंगे यहाँ से। हाँ, कोई केमिस्ट्री के अंदर मूवमेंट नहीं हो पाएगा, जैसे बायो में तो क्या जूलॉजी बॉटनी है, ठीक है, तो हम दोनों जगह संभाल लेते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में तो पूरा एक साथ खत्म होगा, ठीक है, तो उनको परमानेंट शिफ्ट कर देंगे। गेस्ट हाउस बड़ा अच्छे से तैयार कर दिया है हमने, ठीक है। दूर है यार यहाँ से, तो ये तो फंस जाते हैं यार। वो कौन सा मॉल है? सीपी पीएनएस, पीएन, हाँ वही है, बड़ा जाम मिल जाता है वहां पर थोड़ा सा। पीएनए मॉल, हाँ पीएनए नहीं पीएन, पीएनए, पीएनएम, अच्छा पी एंड एम, हाँ लिखा है पी एंड एम, हाँ जो तुम जाते हो क्या उधर? अक्सर कर शाम को मैं, वो वहां रिलायंस का वो बना हुआ है बाजार, ठीक है, मैं सब्जी अब्जी लेने पहुंच जाता हूँ। अरे हमारे सामने ही है ना, वो ऑप्शन ही नहीं है, कुछ खरीदना है तो वहीं जाना पड़ेगा, तो अगर मिल गए ना समझ रहे? कोटा में ये होती थी, मैं बिलीव नहीं करोगे, कोटा में जब मैं मॉल में जाता था ना किसी के अंदर, तो बच्चे भागते थे, सिटी मॉल या, बच्चे सिटी मॉल नहीं जाता था, बच्चा आलूवालिया मॉल था बहुत दूर, और वही मैं बगल में रहता था, ठीक है, तो बच्चों को लगता था एकांत में आए हैं, यहाँ कौन देखेगा, नहीं आया क्या? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वहां अलग ही माहौल था, समझ रहे हो ना? तो बस हाथ पकड़ के बच्चे घूमते थे अंदर, और जैसे मैं दिख जाता था शाम के, और सामने मैं मतलब मैं जब जाता था तो बस शिकार ढूंढता था ठीक है, मैंने कोई ना कोई तो मिलेगा, आज जा रहा हूं मैं, देखता हूँ कौन, मतलब पूरे गुस्से में एकदम, जैसे ही बच्चे इधर दुबक रहे हैं उधर भाग रहे हैं, मैंने ये क्या हो रहा है, ठीक है, फिर क्लास में पकड़ता था करके मैंने, अब आओ निकल करके। तो भाई तुम आए हो एक उद्देश्य को लेकर के, भाई उस पर फोकस करो। क्या हो गया? इसीलिए यही काम है भाई, देखो टीचर का काम है, तुम जिस उद्देश्य से आए हो वो उद्देश्य तक पहुंचाना है, अब तुम ये डाइवर्ट हो रहे हो, तुम्हें सही चीज बताना। देखो मैं विरोधी नहीं हूं, विरोधी नहीं हूं, मैं कह रहा हूं सिलेक्शन ले लो, बिंदास लाइफ जियो अपनी, बस सिलेक्शन ले लो, उसके बाद तुम्हारे पीछे भागेंगे लोग, समझ रहे हो ना मेरी बात? तुमसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, पुराने रिश्तेदार तुमसे वो रिश्तेदारी निकालेंगे, अरे ये हमारा वो फलाना 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 है, तो वो वहां तक पहुंच तो जाओ, करना स्टार्ट, आ जाओ। इसमें कोई डाउट है किसी को? पीछे बेटा इसमें कोई डाउट? पीछे कोई डाउट? आगे बढ़ रहे हैं, अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी मैं बात करता हूं रेगुलेटिंग प्रोटीन, किसकी बात कर रहा हूं? रेगुलेटिंग प्रोटीन। तो रेगुलेटिंग प्रोटीन के अंदर आपको यह समझना होगा कि कौन से प्रोटीन है जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कराते हैं, यानी कब उसको रोकना है कब उसको चलाना है, ये क्या है? रेगुलेटिंग प्रोटीन।
तो रेगुलेटिंग प्रोटीन में ध्यान से सुनना थोड़ा, अब मैं यहां से तेज खींच लूंगा। रेगुलेटिंग प्रोटीन को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया। सबसे पहले ट्रोपो, फिर ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। अगर मैं बात करूं ट्रोपोमायोसिन की, क्या, अरे ये तो रह गया यार, हाँ 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 हाँ, एक स्लाइड इसमें थी नहीं, हमने ऐड करनी थी। हेडिंग लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन। स्ट्रक्चर, ये कौन सा बच्चा था, गजब, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी तो चाहिए भाई। चलो कोई नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन। मुझे वो से अच्छे लगते हैं जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता है, समझ रहे हो ना, मतलब दिल से वाला चाहता हूं उन बच्चों को, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए एकदम। हाँ है, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारा नहीं है, सबका है। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड में चेक करूंगा जब मैं क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, अभी नहीं, होने दो थोड़ा सा। न्यूरॉन, एंडोक्राइन, नहीं उसके बाद हो जाएगा। ह्यूमन फिजियो के शायद मैं दो आपके वो लूंगा सेशन, पूरा ह्यूमन फिजियो के मिक्सिंग करके क्वेश्चन सेशन शायद दो लूंगा मैं, तब कंप्लीट होगी। मेरे संग ड्रॉ करना, कर पाओगे क्या? अरे आई, बना दो इसको फटाफट तेजी से। ये एक मीरोमायोसिन है, पता है ऐसे एक मीरोमायोसिन नहीं होती, यहां पर एकदम बंडल्स होते हैं। मान लो, मैं नए बच्चों को बता रहा हूं, जैसे मान लो ये एक पूरा मीरोमायोसिन का एक बंच है, रॉड है पूरी। इस मीरोमायोसिन की एक रॉड के अंदर जैसे बोतल को साफ करने वाला ब्रिशल्स होते हैं ना, ऐसे इनके मीरोमायोसिन के हेड बाहर निकले हुए हैं, ये ऐसे 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 और ऐसे 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 इस तरीके से। ये तुम्हें दो दिख रहे हैं, चारों तरफ से होते हैं ऐसे ऐसे, और इनके ऊर कौन अरेंज होते हैं, एक्टिन फिलामेंट। अगर 3D स्ट्रक्चर देखोगे इसका, तो ये पूरा एक मीरोमायोसिन है, जिसमें एक मायोसिन है जिसमें लगभग 300 मीरोमायोसिन होते हैं, इस तरीके से। समझ रहे हो क्या? तो एक को निकाल के दिखा रहा हूं मैं, एक को इस तरीके से कि इसमें अगर मैं यूनिट की बात करूं तो टेल है, टेल में दो यूनिट होती हैं। यहां से कट कर दोगे तो दो शॉर्ट आर्म होती हैं, दो ग्लोब्यूलर हेड होते हैं। इनके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर एटीपेज जो बनाता है एटीपी, एटीपेज या एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, एटीपेज या एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती है, समझना। तो ये तो हो गया बेटा टेल, दो यूनिट हैं, यहां से यहां तक हो गई पूरी की पूरी शॉर्ट आर्म, यहां से यहां तक हो गया ग्लोब्यूलर हेड, ग्लोब्यूलर हेड। ग्लोबुलर हेड में जरा कितनी यूनिट नजर आ रही है, शॉर्ट आर्म में कितनी नजर आ रही है, 2। ग्लोबुलर हेड में कितनी नजर आ रही है, 2। दोनों को मिला दो तो हम बोलते हैं क्रॉस आर्म, ये मत भूल जाना, क्योंकि ये क्रॉस ब्रिज बनाएंगे एक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। कितनी यूनिट हो गई क्रॉस आर्म में, 4। तो अगर यहां पर 2 यूनिट है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा या कम? अरे कम होगा भाई, 2 ही तो यूनिट है, तो उसको बोलोगे लाइट मीरो मायोसिन,
लाइट मीरो मायोसिन। यहां पर इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो क्या हो गया, हैवी मीरो मायोसिन, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। यहां तक लिखो फटाफट। ऊपर जो दो साइड देख रखी है ये एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं, जहां एक्टिन आके बाइंड करता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। यहां जो दिख रहा है ना आपको, ये इससे एक एंजाइम बाइंड करता है एटीपेज, या आप एटीपी भी बोल सकते हो, ये है एटीपेज या एटीपी बाइंडिंग साइट। अब बनाओ इसको फटाफट। अब बात करेंगे इसके बाद रेगुलेटिंग प्रोटीन। एटीपेज भूल गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एटीपेज एंजाइम जो एटीपी बनाता है वो एटीपेज है, क्योंकि एटीपेज बाइंड करेगा तो इनडायरेक्टली एटीपी भी वहीं पर ही तो है जहां एटीपेज है। नहीं समझ में आया, एंजाइम जहां होगा वहीं तो एटीपी बनेगी, तो ये एंजाइम एटीपी बना रहा है मतलब एटीपी भी यहीं बाइंड कर रही है, क्योंकि एंजाइम इसको बनाने वाला एंजाइम यहां पर है। भाई एंजाइम क्या है, प्रोटीन, कौन बनाता है, एटीपेज। नहीं आया क्या, नहीं सॉरी, एंजाइम क्या है, प्रोटीन, और एटीपेज क्या है, भाई वो प्रोटीन ही तो है एक तरीके से, प्रोटीन की बाइंडिंग साइट्स होती है, प्रोटीन की, भाई प्रोटीन क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर, उनकी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। और एटीपी अगर बात करता हूं तो एनर्जी की फॉर्म है ना, समझ रहे हो, तो एटीपेस एटीपी बनाएगा, तो इनडायरेक्टली इसको बोल सकते हो यहां एटीपी होती है, ये वो साइड है एटीपी बनती है और ब्रेक होती है। नहीं आई, हो गया, कितने रह गए, हो गया, बहुत बढ़िया, हुआ नहीं हुआ, चलो देखो, इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं, भाई दो टेल हैं, ये पूरा पूरा क्रॉस आर्म है जिसमें दो शॉर्ट आर्म दे रखी हैं, दो ग्लोबुलर हेड दे रखे हैं, ये इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो हैवी मीरोमायोसिन, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो लाइट मीरोमायोसिन। टोटल नंबर ऑफ यूनिट आप काउंट करोगे, दो दो दो, छह हो गई, और अलग अलग करोगे तो टेल में दो, शॉर्ट आर्म में दो, ग्लोबुलर हेड में दो। नहीं आई क्या, दो यहां पर साइट जो है वो एक्टिन से बाइंड करने की है, दो साइट जो है एटीपेज एंजाइम जो एटीपी बनाता है, तो उसको एटीपी बाइंडिंग साइट भी बोल सकते हो, पर एक्चुअल में अगर मॉलिक्यूलर बेस पे देखोगे तो एटीपेज बाइंडिंग साइट है, एटीपी बाइंडिंग साइट नहीं है। कोई डाउट, आई या नहीं आई, आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रेगुलेटिंग प्रोटीन, फटाफट रेगुलेटिंग प्रोटीन पर आ जाओ। रेगुलेटिंग प्रोटीन कितने टाइप के होंगे, दो, ट्रोपो मायोसिन, ट्रोपो मायोसिन और ट्रोपो निन, लिख लो पहले। किसी के पास चार्जर है, चार्जर, मोबाइल का चार्जर
है, आ गई है, निकाले बाहर। ठीक है, ब्लैक बोतल भी दिख गई इसकी। ठीक है, बस डोरी डोरी चाहिए, चार्जर नहीं। हाँ वो डोरी वायर एक ही बात है, देसी आदमी है, देसी बोलते हैं। डोरी ठीक है। मैं तो कई कई ऐसी चीजें बोल देता हूँ तुम समझ नहीं पाओगे। समझ जाते हो, देसी हो। ठीक है। मुझे ब्लैक बोतल चाहिए एकदम स्ट्रेट। ये थोड़ी कर्व है इसमें बीच में। हाँ ये सही है। नहीं आगे मिल गई। नहीं नहीं, ऐसी ब्लैक चाहिए, एकदम ब्लैक। हाँ ब्लू भी चल जाती, पर अब हो गया। आ जाओ। अच्छी बोतल है भाई, किसकी है? सुंदर बोतल है, अच्छी है। पानी है इसमें क्या चाय वगैरह है? अच्छा, ऐसी बोतल में तो कॉफी रखते हैं लोग, एनर्जी ड्रिंक रखते हैं इसमें। समझ रहे हो? क्या हो गया? क्या रखते हैं? ढंग से बोला करो। प्रोटीन। टोडी क्या होता है? नहीं समझ। चाय का जूस, ताड़। अच्छा उसको टोटी बोलते हैं। अच्छा। टेंशन मत कर, तोड़ूंगा नहीं। जैसे मान लो ये ब्लैक बोतल जो दिख रही है ना आपको, ये बोतल नहीं है, ये एक्टिन फिलामेंट है। कौन है? एक्टिन फिलामेंट। समझना अच्छी तरीके से, ये बच्चे के समझ में नहीं आता, तभी मैं ये समझा रहा हूं बोतल से। ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट है। और ये नीचे एक्टिन फिलामेंट के ऊपर कौन लगा हुआ है? ये एक बैंड नहीं है, मान लो दो बैंड हैं। किसके? मीरो, सॉरी, ट्रोपोमायोसिन के दो बैंड हैं। ऐसे एक बैंड और रन कर रहा है साथ में इसके। समझ गए ना मेरी बात? जाल बना दिया है इसके ऊपर,
ठीक है, नीचे कौन है, ये मीरोमायोसिन का हेड, वो इस बोतल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आना चाहता है। जब तक ये लगा हुआ है, क्या डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकता है ये? अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी एक्चुअल में जो मीरोमायोसिन है, ये एक्टिन और मायोसिन के डायरेक्ट इंटरेक्शन को इनहिबिट करती है। इनहिबिट करने का मतलब है अवरोध पैदा करती है। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? तो मैंने क्या लिखा है यहां पर, यहां लिखा है टू फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन क्लोज टू एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ, पूरी लेंथ तक। नहीं आया क्या? और क्या कर रहे हैं, इनहिबिट इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन और मायोसिन। समझ में आया नहीं आया ये वाली बात? सर अगर ये ऐसे ही रहेंगे तो फिर कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो सर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? जब मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्शन की होगी, जब सिग्नल जाएगा, अभी पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा, तो उस समय क्या होगा, अचानक से ये फाइबर, ट्रोपोमायोसिन के फाइबर लूज होंगे। कैसे होंगे? लूज। जब फाइबर लूज हो जाएंगे, समझना, फाइबर लूज हो जाएंगे, लूज हो गए, लूज होने से बीच का गैप बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। जैसे ही गैप बढ़ेगा, मौके का फायदा उठा करके ट्रोपोमायोसिन का हेड जुड़ जाएगा, क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। अब क्रॉस ब्रिज बनेगा, टूटेगा, बनेगा, टूटेगा, बनेगा, टूटेगा, मसल धीरे धीरे क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। नहीं आया क्या? तो जब भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, इन फाइबर को लूज होना पड़ेगा। जब फाइबर लूज होंगे, गैप जनरेट होगा, गैप जनरेट होते ही एक्टिन मायोसिन के बीच में क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज। और ब्रिज कौन बनाएगा, क्रॉस आर्म बनाएगी, जो मैंने अभी इससे पहले बताई थी, क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म वो होती है जो क्रॉस ब्रिज बनाती है, और क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए इस ट्रोपोमायोसिन का लूज होना जरूरी है। लूज तब होगा जब सिग्नल जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यहां पर, तब वो सिग्नल कैल्शियम रिलीज करेगा, कैल्शियम यहां बाइंड करेंगे, तब जाकर के ये मैकेनिज्म इंड्यूस होगी, और तब गैप जनरेट होगा और कॉन्ट्रैक्शन चालू। नहीं आई? थोड़ा थोड़ा आई? तुम लोग समझ पा रहे हो क्या? क्या पूरा भी मैं समझाऊं, डिटेल मैकेनिज्म पे आऊंगा। नहीं आई? देखो, ये कौन है, एक्टिन। एक्टिन के ऊपर कौन लगा हुआ है, मायोसिन। तू बेटा यहां पकड़, एक मिनट। अब मायोसिन इस पर रैप्ड है, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के ऊपर। ये नीचे क्या है, मीरोमायोसिन का हेड। मीरोमायोसिन का हेड चाह करके भी बोतल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकता है? नहीं आ सकता। अब पूरी मैकेनिज्म होगी जो मैं बताऊंगा आगे, जब मैकेनिज्म होगी तो अचानक से इन फाइबर में जो टाइट बेंडिंग थी ना, वो लूज हो जाएगी। जैसे लूज बेंडिंग होगी ना फाइबर के अंदर, बीच में क्या हो जाएगा, लूज होते ही गैप जनरेट हो जाएगा। समझ रहे हो? अरे सामने देख, सामने टीवी में कुछ नहीं है। अरे बेटा इधर, इधर। ठीक है, जैसे बैंड गैप हुआ बीच में, समझना, जैसे ही लूज हुए बीच में गैप हुआ, गैप होते ही कौन बाइंड कर जाएगा इससे, मीरोमायोसिन का हेड, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। अब आई या नहीं आई? पक्का आ गई ना? चलो, अब यानी ये वाली बात तो क्लियर है आपकी। अब मैं बात करूंगा यहां पर, ये तो समझ में आ गया ट्रोपोमायोसिन। अब मैं बात करूंगा ट्रोप। अब ध्यान से देखो, देखो ये दो रस्सियां दिख रही हैं, ये एक्टिन फिलामेंट के ऊपर रन कर रही हैं। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर क्या कर रही है, रन कर रही हैं। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर रन कर रही हैं, और नीचे होगी क्या, मीरोमायोसिन का हेड। वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देंगी इसको। तुम समझ पा रहे हो ना मेरी बात? समझ रही है ना? डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देंगी, क्योंकि हिंड्रेंस क्रिएट करेंगी, इसके इंटरेक्शन को इनहिबिट करेंगी, इसके इंटरेक्शन को इनहिबिट करेंगी। समझ में आ गया? कोई डाउट? अब मैं बात कर रहा हूं ट्रोपोनिन। अब एनसीईआरटी लिखती है ट्रोपोनिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला क्योंकि एक यूनिट नहीं है, वो 3 यूनिट के मिलने से बनती है। कितनी यूनिट? 3 यूनिट के मिलने से बनती है। और ये तीनों यूनिट ट्रोपोमायोसिन के ऊपर होती हैं, एक्टिन के ऊपर, एट रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल पर लगी होती हैं, एक रेगुलर इंटरवल पर लगी होती है। डायरेक्ट लाइन पूछी जाती है। ठीक है, तो ट्रोपोनिन क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इट इज अ कॉम्प्लेक्स
अरे कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इसलिए बोला क्योंकि इसमें 3 यूनिट हैं। कितनी यूनिट है? ये कौन है गधा? विच प्रेजेंट ऑन, गधा नहीं टपोरी। टपोरियों की तो आदत होती है सीटी बजाना, है ना? कोई है टपोरी यहां पर? इशारा करो, कौन है? सीधे साधे बच्चों पे सारा मत किया करो, पिट जाओगे। ये इस बार कोई टपोरी एक मिल जाए तो उसको उसी मुर्गा बनाना ही से स्टार्ट करते हैं। चलो यार, मैं तरस रहा हूं, कोई एक मुर्गा नहीं मिल रहा है? अरे उसको क्यों कर रहे हो यार? बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, रिजल्ट लेकर के आ रहा है। जलन हो रहा है तुझको? इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, 3 यूनिट है, विच प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन। एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, जैसे टी पी सी। सी का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। आगे बढ़ जाऊं क्या? एक स्लाइड और बढ़ा दूं आगे? और टीपी सी की बात क्या होगा? टीपी टी रह गया क्या? जल्दी करो। टाइम तुम्हारा 2 बजे होता है, 2:15 पे होता है? 45, 2:15 तक है ना? अब आ जाओ। टीपी टी। टी मतलब ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। अच्छा, एक और होता है टीपीआई। टीपी आई मतलब, आई मतलब इनिबिशन, आई मतलब इनहिबिशन। ये क्या करती है टीपी आई? ये इनहिबिट करती है, इनहिबिट करती है इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। कैसे करती है ये क्वेश्चन आएगा। बाय मास्किंग, बाय मास्किंग ऑफ एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन या मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन। एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है। मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन। मान लो, माना कि ये कौन है? एक्टिन की एक सिंगल यूनिट, और ये एक्टिन की कौन क्या होगी? एक्टिव साइड, जहां मायोसिन बाइंड करना चाहती है पर उसको बाइंड नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां लगी होती है ट्रोपो, और ट्रोपो
अरे बोल ही नहीं रहे। ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन से जुड़े होते हैं कौन? ट्रोपोनिन। कौन कौन से ट्रोपोनिन? एक तो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी हुई टीपीटी जो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ रही है, टीपीटी। एक टीपीसी कैल्शियम से बाइंड करने वाली, एक टीपीआई। आई टीपीआई क्या काम करेगी? एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक लेगी, मास्किंग कर लेगी। समझ रहे हो? अगर मास्किंग कर ली, ढक लिया साइट को, तो ये बताओ क्या एक्टिन और मायोसिन मिल पाएंगे? समझ रहे हो? मायोसिन ढूंढ रही है एक्टिन को, एक्टिन कहां है, एक्टिन कहां है? एक्टिन मास्क लगा के आई है, नहीं है क्या? अब बताओ पॉसिबल है? नहीं है। तो मास्क तभी हटेगा जब सिग्नल आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, नहीं तो मास्क नहीं हटेगा। समझ नहीं आ? अरे आई नहीं आई? तो बस, तो अब यहां पर क्या है? यहां पर है मीरोमायोसिन। वो ढूंढ रही है कहां है एक्टिन की एक्टिव साइट, पर नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि ये एक्टिन है, ये ट्रोपो, अरे ये ट्रोपो मायोसिन है, ये टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई। और ये कौन है? मीरो। ये मीरोमायोसिन एक्टिन से मिलना चाहती है, पर एक्टिन के एक्टिव साइड को कोई ढके हुए है, मास्क लगाए हुए है। वो कौन है? टीपीआई। आई। तो जब तक आई है तब तक ये मिल नहीं पाएंगे, आई को हटाना पड़ेगा तभी ये मिल पाएंगे। और आई को हटाने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होती है, ठीक है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म में मैं बताने वाला हूं। अब लिख लो उसको। ये हमारा एक पार्ट यहां के फिनिश होता है। कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म तो नहीं हो पाएगी आज। ये प्रॉमिस करो, अगर फ्राइडे को जरूरत पड़ी तो तुम मुझे आधा घंटा दोगे। फ्राइडे मेरा रिजर्वेशन पहले से हो जाता है। वो टिकट महंगी पड़ती है लास्ट टाइम पर, तो पहले करा ली जाती है। हर को नहीं रुकते हैं, हर को नहीं रुकते हैं, हर सैटरडे को नहीं रुकेंगे। किसी किसी इनकी टिकट नहीं हुई होती है, इसलिए। समझ रहे हो? वो टिकट का खेल है सारा, ठीक है। या हम लोग अभी कुछ लॉन्च करने वाले थे, इसलिए टिकट नहीं कराई थी। मैं भी आने वाला था सैटरडे को, ठीक है, तो लॉन्च किया भी था हम लोगों ने, याद हो तुम्हें? यूट्यूब पर कुछ लॉन्च किया था, बैच 5 और चीजें, तो इसलिए वो टिकट हमने आगे बढ़ाई थी, ठीक है। जरूरत नहीं है एक्चुअल में, जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सैटरडे हमने रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, वो हम करना चाह रहे हैं। देखो बायो तो मेरा इतना है कि तुम सब भूल जाना, एग्जाम से पहले 15 दिन मुझे दे देना, ओनली 15 डेज, एकदम 15 दिन बहुत हैं। जूलॉजी के लिए 15 दिन मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट। पर मैं जो चाह रहा हूं ना, वो चाह रहा हूं कि दिसंबर तक कोर्स खत्म कराओ, मिड जनवरी तक हार्डली, फिर तुम्हें तुम्हारी कमियों पर काम करो, मतलब टेस्ट, कमियां निकालो, उसको कमियों को, फिर उन पर क्या कर सकते हैं, मतलब उस पर काम करना है सारा। इस बार तो मैं यही सोच रखा है। क्या? नहीं होगी, नहीं होगी, टेंशन मत करो, टेंशन मत करो। अभी 1-2 क्लासें और हो जाना तो नहीं होगी। अरे ये हो गया क्या? सुन लो यार, कुछ क्वेश्चंस हैं ये करके लाने हैं।
ठीक है, थैंक यू। क्या हो गया? 5-5। अब जा सकते हो, मस्ती करो। अरे हाँ, तू कुछ पूछ रहा था। अरे यार, चला गया अंदर। अरे हाँ, ये बोतल किसकी है? अरे किसी की बोतल थी ये, तो ले भाई, दे दो उसको। ये देखे तो सही लिखा हुआ है।